हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 17वां क्लास किए थे। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्ज़ाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस साइंस स्पेशल सीरीज में आप सभी को तगड़ा कंटेंट दिया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो आप सभी को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता ही होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि RRB ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी धावन सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है यही है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट डाइहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो जिप्सम होता है इसी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, जिप्सम जब आया है तो इसका रासायनिक सूत्र हम लोग जान लेते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 CaSO4 इंटू 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है, तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने में किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग को याद होनी ही चाहिए। एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 2H2O, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और जिप्सम से क्या उपयोग लाया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने में किया जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती है। क्या रोकने में, ऑप्शन ए ओव्यूलेशन एवं आरोपण, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी निषेचन एवं आरोपण, ऑप्शन डी ओव्यूलेशन एवं निषेचन। देखिए, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये ओव्यूलेशन एवं निषेचन को रोकने में उपयोगी होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां का जो निर्माण होता है ये दो हार्मोनों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजेन। तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या बना होता है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां बनाई होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो ओव्यूलेशन एवं निषेचन को रोकने का कार्य करती है। और गर्भ निरोधक गोलियां का विकास सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम याद रखिएगा ये पिनकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, तो पिनकस नामक वैज्ञानिक ने किया था क्या, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार। ठीक है, खोज किया था। और गर्भ निरोधक गोलियां कुछ जो बाजार में मिलती हैं, जैसे मालाडी, पल्स, सहेली आदि प्रमुख गर्भ निरोधक गोलियां हैं। आई होप आप लोग इतनी जानकारी आप लोग के लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी आवर्धन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेंस, किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए V/U, ऑप्शन बी U/V, ऑप्शन सी -U/V, ऑप्शन डी -U/V। तो देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है ये क्या होता है, तो ये होता है, लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है ये हो जाएगा V/U। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता है, यानी आवर्धन क्षमता जो है, लेंस का आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी, ये जो V यानी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, तो U हो जाएगा वस्तु की दूरी का अनुपात है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। देखिए,
v जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, और u जो हो जाएगा ये हो जाएगा वस्तु की दूरी। इन दोनों के अनुपात को ही लेंस द्वारा जो आवर्धन होती है इसी के बराबर होती है, v बाई यू। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? ऑप्शन ए फेफड़े में रक्त प्रवेश, ऑप्शन बी एरोटा में रक्त प्रवेश, ऑप्शन सी वेंट्रिकल से रक्त बाहर, ऑप्शन डी वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मानव हृदय में यानी ह्यूमन जो हार्ट होता है इसमें डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है चलिए जान लेते हैं। पहले हम लोग सिस्टोल और डायसिस्टोल क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए हृदय की पेशियों को सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन यानी सिस्टोल कहते हैं, और फैलने को अनुशीतलन यानी डायस्टोल कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हृदय की पेशियों को सिकुड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं यानी प्रकुंचन कहते हैं, एवं फैलने को अनुशीतलन यानी डायसिस्टोल कहते हैं। तो ये पूछ रहा है डायसिस्टोल के दौरान क्या होता है, तो वेंट्रिकल में रक्त का प्रवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। कथन 1, दर्पण अवतल है। कथन 2, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। कथन 3, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए तो इसका ये जो कथन है कथन 2 ये सही हो जाएगा। ठीक है, और दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये धनात्मक होती है। तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे, लेकिन ये पहला वाला गलत है, दर्पण अवतल है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 3 जो कथन है ये सही हो जाएंगे। कैसे? दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए दर्पण या लेंस द्वारा बना जो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, और प्रकृति के आभासी प्रकृति का होता है कौन? तो दर्पण या लेंस द्वारा बना जो सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों कथन सही हैं, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर रहती हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि वायुमंडल में तारों के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण यह है कि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब तक भौतिक स्थितियां नहीं बदलेगी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कब होता है? जब स्थितियां बदलती रहती है तो परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है, ठीक है, तो उसका अपवर्तन होता है जिससे प्रकाश का वेग बढ़ता है तो कभी घटता प्रतीत होता है। इसी घटना के कारण तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि तारे में जो परिवर्तन होता है ये वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः हैं। ऑप्शन ए, प्रोपोनेन ब्यूटेनोन। ऑप्शन बी, मेथेनोन एथेनोन। ऑप्शन सी, एथेनोन प्रोपेनोन। ऑप्शन डी, ब्यूटेनोन प्रोपेनोन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए कीटोन जो समजातीय श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय सदस्य क्रमशः प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? कीटोन एक एल्काइन समूह का होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा चलिए बना देते हैं। यहाँ पर जो आर है ये क्या है? एल्काइल समूह। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कीटोन का सामान्य सूत्र आप लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है?
ऑप्शन ए तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन बी तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन सी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन डी तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मेंडलीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में उस समय तक के 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। कितने, तो 63 तत्वों को क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, ठीक है। और इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इतनी बात आप लोग मेंडलीव के बारे में जाननी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए पुनः प्रयोजन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी रिसाइकल, ऑप्शन डी अस्वीकार करना। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं जो 5R का जो क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहला है, तो पहला नंबर है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रीयूज। तीसरा क्या हो जाएगा, रिसाइकल, तीसरा रिसाइकल हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, रीमैन्युफैक्चरिंग, और चौथा क्या, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा रिपेयर या रिफर्निश। तो ये 5R हो गए, ठीक है। ये कितने R है, 5R। ये 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा। तो इन 5R का हिस्सा कौन सा नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनर्जनन, ये नहीं होगा, ठीक है। बाद बाकी ये पांचों होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। 5R एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतत विकास के लिए आवश्यक जो 5R का हिस्सा कौन कौन से हैं, ये आपको अरेंज करने के लिए भी दे सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह इसका आखिरी क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है। ऑप्शन ए आलूकम, ऑप्शन बी सर्पगंधा, ऑप्शन सी नवमल्लिका, ऑप्शन डी रजनीगंधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो सर्पगंधा जो औषधीय पौधा है, इससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो सर्पगंधा है, ये क्या हो जाएगा, तो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि यानी उपाय है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। आप अगर क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आप टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।